नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पालशर। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। हम हाजिर हैं फिर धुआंधार खबरों का ताजा तरीन बुलेटिन लेकर। अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी जैसे होगी आपको मिलेगी अभी अभी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, चाहे हो कोई शहर, हर बड़ी खबर नॉनस्टॉप पहुंचेगी आप तक। आज खबरों में बात करेंगे कि कैसे पहले ही बारिश में दरिया बन गया है गुरुग्राम, कैसे धंस गया गुरुग्राम जयपुर हाईवे, और सूरत से कुल्लू तक बादल कैसे मचा रहे हैं कहर। साथ ही आपको बताएंगे दिल्ली मुंबई में बरसात ने फिर स्लो कर दिया है ट्रैफिक। बंगाल के बारुईपुर में 11 साल की बच्ची से रेप का आरोपी कैसे एनकाउंटर में हो गया ढेर। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर आज कहां पर पड़ रही है रेड। इंदौर में कैसे एक बाइक सवार पर तेंदुए ने किया हमला, और अमेरिका ईरान कैसे फिर आमने सामने आ गए हैं। ईरान के 80 ठिकानों पर हुई है एयर स्ट्राइक। आसमान से ऐसी आफत बरसी है कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान त्राहिमाम कर रहा है। मुंबई से लेकर गुजरात, राजस्थान, दिल्ली तक, उत्तराखंड से लेकर असम, मेघालय और मिजोरम तक आसमानी आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे, उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। देश के 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में कल रात से ही बारिश हो रही है, तो गुरुग्राम भी हर साल की तरह इस साल भी पहली बारिश के आगे सरेंडर कर चुका है। मुंबई में 12 घंटे की राहत के बाद फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है। राजस्थान के भी कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। यूपी और बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के भी कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। मॉनसून ने ऐसा कहर बरपाया कि पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। शहर का नाम बदलता है मगर सूरत हाल जस के तस नजर आती है। कहीं सड़कों पर पानी है तो कहीं दुकानों और घरों में पानी घुस गया है। केरल के वायनाड में तो पहाड़ ही टूट पड़ा। आपको जानकारी दे दें कि यहां लैंडस्लाइड में 5 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं गुजरात के वलसाड में भारी बारिश से सड़कें दरिया बन चुकी हैं। जबलपुर के निदान वाटरफॉल से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। तो इधर दिल्ली एनसीआर में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने देश के 18 राज्यों में अलर्ट जारी किया है। चाहे महाराष्ट्र हो या गुजरात, हर तरफ तेज बारिश ने त्राहिमाम मचा रखा है। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बारिश रुकने के आसार नहीं है, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की आशंका जताई गई है। अब मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में बारिश तेज हो रही है। छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार और झारखंड तक मानसून भयंकर आफत लेकर आया है। उधर नॉर्थ ईस्ट में भी बारिश ने मुसीबत खड़ी कर दी है। यहाँ दोहरी मार पड़ रही है। पहाड़ी राज्य होने के चलते यहाँ लैंडस्लाइड ने जान को आफत में डाल दिया है। सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। हर साल गुरुग्राम का सिस्टम सरेंडर हो जाता है। पहली ही बारिश में साइबर सिटी का हाल बेहाल हो जाता है। साल बदलता है मगर तस्वीर वही रहती है। बड़ी खबर गुरुग्राम से है, जहां पर दिल्ली जयपुर हाईवे पर अब भी लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। H48 पर करीब नरसिंहपुर के पास बड़ा गड्ढा हो गया है और जिसमें कई गाड़ियों के फंसे होने की खबर है। इतना ही नहीं, वीवीआईपी रोड पर भी पानी भर गया है। इधर हालात बिगड़ता देख गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम का ऐलान किया गया है। NH48 जो दिल्ली को जयपुर से जोड़ता है और ये काफी बिजी रहता है। लोकल ट्रैवलर्स भी इसी से होकर अपने काम पर जाते हैं। कम्यूटर्स जो हैं वो यहाँ से रोज दफ्तर जाते हैं, लेकिन बारिश तेज होने और व्यवस्था लचर होने के कारण गुरुग्राम में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब भी दिल्ली जयपुर हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार दिख रही है। गुरुग्राम पर आसमान टूट पड़ा है, त्राहिमाम मचा है। दिल्ली जयपुर NH48 पर भारी जाम है। नरसिंहपुर के पास हाईवे पर गड्ढा बना है। वीवीआईपी रोड पर तो पानी ही पानी नजर आता है। सवाल है कि आखिर हर साल गुरुग्राम में यूं ही क्यों हाल बेहाल हो जाता है। पहली ही बरसात दरिया बना गुरुग्राम। सिस्टम में लूप होल, बूंदों से एक्सपोज। जहां रसूख दारू की कोठियां, वहां फंसी महंगी गाड़ियां। NH48 पर तकरीबन 6 फीट गहरा और 6 फीट चौड़ा जो है वो बीचों बीच सड़क के गड्ढा हो गया है, जिसके चलते लोग लंबे समय तक जाम में फंसे रहे। दिल्ली जयपुर हाईवे धंसा, आखिर क्यों
गुरुग्राम बना टापू, सिचुएशन क्यों बेकाबू? मंगलवार को शाम में महज 1 घंटे के करीब दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई और गुरुग्राम हमेशा की तरह फिर पानी में डूब गया। NH-48 पर तकरीबन 6 फीट गहरा और 6 फीट चौड़ा जो है वो बीचों बीच सड़क के गड्ढा हो गया, जिसके चलते लोग लंबे समय तक जाम में फंसे रहे। और अब हालांकि उस गड्ढे को भर दिया गया है, लेकिन उस गड्ढे को जो है बैरिकेड किया गया है, जिसके चलते अभी भी जो है आप देख सकते हैं NH-48 पर लंबा जाम लगा हुआ है। आप तस्वीरें देखें, ये दिल्ली से जयपुर की तरफ जाने वाली हाईवे है जिस पर लंबा जाम लगा हुआ है। हालांकि तकरीबन जो जाम की दूरी है वो 1 किलोमीटर के करीब की है, जिसकी वजह से जो है गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। और दूसरी तरफ भी अगर हम आपको सड़क दिखाएंगे तो वहां पर भी आपको आसानी से देखने को मिलेगा कि किस तरीके से लोग जो हैं कड़ी मशक्कत करते हुए सुबह सुबह जाम में फंसकर अपने अपने घरों से निकले हैं और जाम में फंसे हुए हैं। गुरुग्राम की सड़कें और इलाके जो हैं वो जलमग्न हो जाते हैं, लेकिन अथॉरिटी जो हैं, जो लोकल अथॉरिटी हैं, चाहे वो निगम हो या फिर जिला प्रशासन हो, वो उनकी कार्यशैली पर एक बारिश जो है कई तरह के सवाल खड़े कर देती हैं। तो तस्वीरें NH-48 की हैं और दूसरी तरफ भी जो है कुछ कमोबेश यही हाल है। हालांकि जो गड्ढा भरा है उसे अभी सूखने में समय लगेगा क्योंकि बारिश का मौसम है, और ऐसे में सड़क के बीचों बीच जो गड्ढा हुआ उसके चलते लोगों को कड़ी मशक्कत करते हुए जाम से निकलकर अपने अपने दफ्तरों की तरफ पहुंचना पड़ रहा है। अब गुरुग्राम में आखिर ऐसा हर साल क्यों होता है? ये आईटी सिटी है, देश की राजधानी के बिल्कुल बगल में है, एनसीआर का पार्ट भी है, बेहद अहम रूट भी है, लेकिन यहाँ की सड़कों पर पानी हर साल अपना कब्जा जमा लेता है। एक और बड़ी खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम के सोहना रोड पर भी घुटनों तक पानी भर गया है। मुंबई को जोड़ने वाली सोहना रोड पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। जल जमाव के चलते ट्रैफिक स्लो हो गया है। पानी में डूबकर ही गाड़ियों को इस इलाके से गुजरना पड़ा है। हमारे सहयोगी कुमार सोनू ने यहां जाकर एक रिपोर्ट भेजी है। आप देखिए ताजा हालात क्या हैं। इस वक्त हम गुरुग्राम के सोहना रोड पर मौजूद हैं और सोहना रोड का जो एलिवेटेड रोड है उसके ठीक नीचे एरिया मॉल के ठीक सामने हमारी मौजूदगी है। और यहां पर भी आप देखें तो जो पानी है वो घुटने से महज कुछ नीचे है और लगातार जो गाड़ियां हैं, जो ट्रैफिक है वो इस पानी से होकर गुजरने को मजबूर है। लगातार इस पानी की वजह से जो है एलिवेटेड रोड के नीचे जो सोहना रोड पर एलिवेटेड रोड बनाया गया है सीधा मुंबई के लिए, उस पर जो है लंबा ट्रैफिक है, गाड़ियों की रफ्तार जो है बेहद धीमी है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल गुरुग्राम की ये सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम जो है वो इतना मजबूत नहीं है कि अगर कुछ घंटे बारिश हो जाए या 1 घंटा भी बारिश हो जाए तो उस बारिश का पानी को जो है अच्छे से निकासी दे दे और किसी भी तरह से जल भराव ना हो। और ये हर साल का यही रिजल्ट रहता है, लेकिन बावजूद इसके अगर सिविक बॉडी की हम बात करें तो सिविक बॉडी जो है वो किसी तरह का जो है काम उनका नहीं दिखता। जब भी बारिश होती है तो उससे पहले जो है बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो पोल जो है सिविक बॉडी की खुल जाती है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो बेहद धीमी है क्योंकि पूरी सड़क जो है वो जलमग्न हो चुकी है। आप मेरे ही पैरों की तरफ अगर नजर डालेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि तकरीबन कितना पानी जो है यहाँ पर सड़क पर भरा हुआ है, जिसके चलते जो राहगीर हैं वो अच्छे खासे जो है परेशान हो रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिंगल लेन में जो है ट्रैफिक चल रहा है ताकि किसी भी तरीके से जो है गाड़ी पानी में ना फंसे। खासतौर पर ऐसे जल भराव के दौरान जो है सीवर के ढक्कन या फिर जो गटर है उनके ओपन रहने का डर बना रहता है। और तस्वीरें देखें तो यहाँ से गाड़ियां जो है धीरे धीरे निकल रही हैं, लेकिन लोग जो हैं अच्छे खासे परेशान भी हो रहे हैं। कुछ कमोबेश स्थिति जो है वो सड़क के दूसरी तरफ की भी है, वहां पर भी जो है इसी तरह का हाल है, जिसकी वजह से वहां पर भी दूसरी तरफ भी लंबा जाम लगा हुआ है। और कुमार सोनू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। कुमार, हर मॉनसून में यही कहानी होती है गुड़गांव की। हर जगह पानी भरता है, लोग परेशान होते हैं, दफ्तर बंद हो जाते हैं और पहियों पर लग जाता है ब्रेक। इस बार के क्या हालात हैं? क्या कोई सबक हर बार के मौसम से नहीं लेता है प्रशासन? देखिए, दावे हर साल वही होते हैं और स्थिति दावों के बाद भी हर साल वही होती है। इस वक्त मैं गुरुग्राम से मुंबई जाने वाला जो एक्सप्रेसवे है, यह आप ठीक मेरे ऊपर आपको दिखाई देगा। इसी के ठीक सामने जो है एरिया मॉल है और उसी के ठीक सामने की आप तस्वीर देख लीजिए। हालात देखकर आप लगा लेंगे अंदाजा कि ये कोई साइबर सिटी नहीं है।
साइबर सिटी बिल्कुल नहीं है, हालांकि इसे साइबर सिटी होने का दावा किया जाता है, लेकिन जो हालात हैं मानसून की पहली बारिश के उसके बाद की ये तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। चाहे NH-48 हो, वहां पर गड्ढा हो जा रहा है 6 से 7 फीट का, और यहां पर आप तस्वीरें देखेंगे तो आप जो है लगातार लोग जो गाड़ी लेकर फंसे हुए हैं, लगातार जाम का सामना करना पड़ रहा है। घंटों तक जो है जाम में फंसने उनकी मजबूरी हो गई है, या फिर उन्हें कहें कि उनकी आदत हो गई है। आप अंदाजा लगाएं कि दोनों तरफ जो है इतना पानी है कि जो ट्रैफिक है वो सिंगल लेन में चलना पड़ ट्रैफिक में जो है सिंगल लेन में चलाना पड़ रहा है, क्योंकि जो जहां पे पानी भरा हुआ है वहां पे किसी को आइडिया नहीं है कि कहां पर सीवर का ढक्कन खुला हो, कहां गटर बना हो या कोई बड़ा गड्ढा हो, और ऐसे में कोई हादसे का शिकार हो जाए। तस्वीरें दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये एक लड़की है जो अपने ऑफिस जा रही हैं, और स्थिति ये है कि अपना टू व्हीलर इन्होंने साइड में खड़ा कर दिया और यहां से वो पैदल पैदल निकल रही हैं। गाड़ियों की स्थिति आप देखेंगे, सिंगल लेन में ट्रैफिक चल रहा है, जबकि काफी लंबा और चौड़ा जो है रोड है यहाँ पर, बावजूद इसके सिंगल लेन में चल रहा है। मेरे घुटनों तक जो है पानी है यहाँ पर। अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा तो अंदाजा लग जाएगा आपको कि घुटनों से भी ऊपर जो है पानी आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि चाहे वो गुरुग्राम कॉरपोरेशन हो, जिला प्रशासन हो, तमाम लोग, तमाम डिपार्टमेंट, तमाम विभाग जो हैं बड़े बड़े दावे करते हैं कि इस बार मानसून से पहले तैयारी पूरी कर ली गई है, डीशिल्टिंग कर दी गई है नालों की, साथ ही साथ जो निकासी है या फिर सीवर है वो साफ कर दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरह से पानी का जो है जलभराव सड़कों पर ना हो। ये तो कोरे दावे हैं ना सोनू, हर साल यही दावे किए जाते हैं, इस बार भी यही दावा किया गया है, लेकिन इन दावों पर पहली बारिश ही पानी फेर देती है। शुक्रिया आपका सोनू तमाम जानकारी के लिए। बारिश ने दिल्ली और मुंबई पर भी अटैक किया है। सबसे ज्यादा तो मार मुंबई पे पड़ी है। पिछले 3 दिनों में मुंबई में 9 लोगों की जान चली गई। और बड़ी खबर मुंबई से इस वक्त आ रही है कि मुंबई के कई इलाकों में फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है। पानी भर जाने के चलते अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा है। आज भी मुंबई में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। महाराष्ट्र के पालघर में पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। नासिक में आज भी बादल फटने को लेकर अलर्ट जारी है। पुणे, सतारा और सोलापुर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के अंधेरी सबवे का क्या हाल है, कैसे यहां पानी ने अपना साम्राज्य फिर से जमा लिया है, दिखाते हैं आपको हमारे सहयोगी साकेत की एक रिपोर्ट। लगभग 12 घंटे की राहत देने के बाद एक बार फिर से मुंबई में बारिश ने अपना जोर पकड़ लिया है। फिलहाल इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी सबवे पर मौजूद हैं और पिछले 1 घंटे से हो रही तेज बारिश के बाद इस वक्त आप देखिए कि अंधेरी सबवे एक बार फिर से जलमग्न हो गया है। एक बार फिर से इसे आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है और पिछले 1 घंटे से हो रही तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर अब धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो गया है। अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पिछले 48 घंटों से जिस तरीके की स्थिति थी, पिछले 6 दिनों में जिस तरीके के हालात मुंबई के लोगों ने देखे, एक बार फिर से उसी तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आएगी। हालांकि पिछले 48 घंटों में बारिश का वेग कम होने की वजह से थोड़ी राहत ज़रूर मिली थी, लेकिन मौसम विभाग ने एक बार फिर से ये प्रेडिक्ट किया है कि कई जगहों पर सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 125 mm से ज़्यादा की बरसात होने की संभावना है। ऐसे में अगर बारिश तेज़ होती है तो न केवल रेलवे ट्रैक भरेंगे, वसई विरार के हिस्से भरेंगे, बल्कि मुंबई में भी कई जगहों पर इसी प्रकार से वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब देखना ये होगा कि मौसम का क्या हाल रहता है, क्योंकि अगर यही बारिश रही तो एक बार फिर से मुंबई के लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इधर दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना हो गया है। बारिश रात भर हुई है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में भी रात भर रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में तो तेज बारिश हुई है, तो नोएडा में भी बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है। और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। दिल्ली का पटेल नगर हो या फिर कनॉट प्लेस, बारिश होने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। तो नोएडा, गाजियाबाद में मौसम ने बदलाव किया है और यहां पर झमाझम बारिश हो रही है। लोगों को उमस से और गर्मी से राहत मिली है। पूरे दिल्ली एनसीआर में फिलहाल ऐसा ही मौसम देखने को मिला है। दिल्ली के इलाके में भी, जैसे कनॉट प्लेस और बाकी इलाके हैं, आसपास के इलाकों में भी बारिश हो रही है। अब देश के दूसरे राज्यों में भी मानसून आफत लेकर आया है। नदी, नाले, झरने, झील सब उफान पर हैं। और कुछ ऐसा ही हाल जबलपुर के निदान वाटरफॉल का भी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। जबलपुर के निदान वाटरफॉल का रौद्र रूप सामने आ गया है। प्रशासन ने वाटरफॉल से दूर रहने का अलर्ट जारी कर दिया है। इसका जलस्तर बढ़ गया है। पानी की तेज धारा पहाड़ों से नीचे आ रही है, जो खतरे को दावत देती है। चेतावनी जारी की गई है, लेकिन लोगों को इसकी परवाह नहीं। लोग जलप्रपात के नजदीक जाकर सेल्फी ले रहे हैं। ऐसे में जरा सी लापरवाही जान को आफत में डाल सकती है।
ये तस्वीर आप देख रहे हैं जबलपुर के निदान वाटरफॉल है, जहां पर तेज बारिश के पास अचानक ही इस वाटरफॉल में, झरने में तेज पानी का बहाव आ गया। और ये देखिए कि दो तस्वीर आपको नजर आएगी, एक आपको ये नजर आ रही है जहां पर पानी कम है, लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां पर मटमैला पानी आपको तेजी से ऊपर से नीचे आता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए, ये वो तस्वीर है, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों को यहाँ से हटा लिया गया है और बताया गया है कि लोग झरने के पास ना जाए, क्योंकि बहुत तेज पानी इस वक्त ऊपर से आने लगा है। और बारिश की वजह से इस इलाके में जो जल का फ्लो है, यानी पानी का जो फ्लो है, वो बढ़ गया है। और देखिए कितने ऊंचाई से तेज जब पानी नीचे आता है तो उसके सामने कुछ भी होता है उसको बहा कर ले जाता है। दो तस्वीरें, ये देखिए वाटरफॉल, जिस वक्त यहाँ पर सामान्य रूप से पानी आ रहा है, और ठीक इसके बाद आप देखिएगा कि मटमैला पानी तेजी से ऊपर नीचे आता है। ये देखिए, ये झरना। तो यही वजह है कि निदान वाटरफॉल में अब लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। कुछ ऐसा ही हाल राजस्थान में भी है, जहां कई जिले जलमग्न हो गए हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। आपको धौलपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त। सड़कों में, गलियों में पानी ही पानी है। ट्रैफिक स्लो हो गया है, जिसके चलते लोगों को रोजमर्रा के काम निपटाने में काफी दिक्कत हो रही है। मौसम ने ऐसा अटैक किया कि पानी ही पानी हर तरफ भर गया है। सड़कों पर पानी आ चुका है, गलियों में पानी आ चुका है और लोग इसी पानी से दो चार होकर अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति हो रही है, ट्रैफिक स्लो हो गया है। धौलपुर की तस्वीर है, जहां गली हो या सड़क, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। राम मंदिर में चुनावा चोरी में बड़े बड़ों के ऊपर गाज गिरने के बाद अब आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। अयोध्या पुलिस ने आज सुबह सुबह 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अयोध्या पुलिस आज सुबह सुबह अयोध्या जेल पहुंची। वहां से 3 आरोपियों को, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को 1 दिन की रिमांड पर लिया है। अब पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। साथ ही इन तीनों को उनके ठिकानों पर लेकर जाएगी, जहां इनसे चोरी की रकम और सामान की बरामदगी के सबूत इकट्ठा किए जाएंगे। पुलिस ने कोर्ट से तीनों आरोपियों की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। पुलिस तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी करेगी। पुलिस जीजा और साले की जोड़ी से चोरी से जुड़े राज जानना चाहती है। 3 आरोपियों में एक अनुकल्प मिश्रा ने हाल में नए घर और गाड़ी खरीदी थी, जिसको लेकर पूछताछ की जाएगी। इसी तरह लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी के नाम पर जमीन खरीदी थी, जिसको लेकर उसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अब देखिए, रिमांड से पहले पुलिस जेल में तीनों से रविवार को पूछताछ कर चुकी है। इसी पूछताछ में कई खुलासे भी हुए हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि तीनों के बैंक खातों में उनकी आमदनी से ज्यादा रुपए जमा है। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि बैंक में जमा रकम चढ़ावा चोरी की है या फिर ये पैसा कहीं और से आया है। और अभी तक की जांच के मुताबिक लवकुश मिश्रा के पास से 14,25,000 रुपए मिले हैं, जबकि अनुकल्प मिश्रा के पास से 16,82,000, करुणेश पांडे के पास से 18,07,000 रुपए बरामद हुए हैं। अब ये पैसे इनके पास कैसे आए, किस तरह से लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा ने प्रॉपर्टी खरीदी, किस तरह से उन्होंने नई गाड़ी खरीदी, इसको भी लेकर आगे पूछताछ होगी। अब एसआईटी ने भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट में लिखा है कि काउंटिंग करने वालों की सैलरी 20,000 थी और उनके हाथ में केवल टैक्स कटने के बाद 15,000 रुपए आते थे। ऐसे में इन्होंने इतने कम समय में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कैसे बना ली? पुलिस जांच में सामने आया है कि अनुकल्प मिश्रा ने मंदिर ट्रस्ट से जुड़ने के बाद 17 मई 2025 को एक कार खरीदी थी। इसके साथ ही साथ अयोध्या में अनुकल्प ने करीब 40 लाख रुपए में मकान खरीदा था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि वो करीब 2 करोड़ रुपए में 20 बीघा जमीन खरीदने की प्लानिंग कर रहा था। उसके पहले ही उनके पाप का भंडाफोड़ हो गया। अनुकल्प ने ही लवकुश मिश्रा को राम मंदिर में काउंटिंग के काम में लगवाया था। उससे पहले लवकुश मैकेनिक का काम करता था। अयोध्या के शहादतगंज इलाके में लवकुश का एक आलीशान 3 मंजिला मकान बन रहा है, जिसमें करीब 1.5 करोड़ की लागत आई है। लवकुश ने अक्टूबर 2025 में अयोध्या शहर से सटे बनीपुर गांव में करीब 25 लाख की जमीन अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदी थी। इसके कागजात पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। अब पुलिस आज उन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में इनसे पूछताछ कर रही है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद एक्शन में आए ट्रस्ट ने काउंटिंग सेंटर में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। राम मंदिर में चढ़ावे की काउंटिंग में अब एसओपी का पूरी तरह से पालन हो रहा है। चढ़ावे की गिनती के लिए रखे गए सभी पुराने लोगों को हटाकर 40 नए लोग लगाए गए हैं, जिसकी काउंटिंग सेंटर में घुसने से पहले कड़ी तलाशी ली जाती है। मोबाइल या खाने का सामान काउंटिंग सेंटर में बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ काउंटिंग सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरों के लिए अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है। चढ़ावे की काउंटिंग पर निगरानी रखने के लिए ट्रस्ट ने अपने 4 लोगों को तैनात किया है, तो गिनती के वक्त प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ पुलिस को भी तैनात किया जा रहा है। अब इन बदलावों के बाद ट्रस्ट को भरोसा है कि राम मंदिर पर श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आएगी।
और हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, जो तब्दीली की गई है वो आखिरकार ट्रस्ट की जो बैठक है उसके बाद ही क्यों किए गए, या फिर पहले से हो गए थे? देखिए अमित, काफ़ी सारी जो तब्दीलियां हैं वो इस पूरे मामले के सामने आ जाने के बाद से ही शुरू हो गई थी। ज़्यादातर तब्दीलियों को इन्होंने पहले ही कर लिया था, लेकिन अब जब ट्रस्ट की बैठक हो गई है तो उसको ऑफिशियली अमली जामा पहना दिया गया है, बदलाव कर दिए गए हैं और जो भी कर्मचारी अब अंदर जा रहे हैं बाकायदा उनकी जाने से पहले फ्रिस्किंग हो रही है, चेकिंग हो रही है, और जब काउंटिंग वो कर ले रहे हैं तो निकलने के बाद भी उनकी चेकिंग हो रही है, फ्रिस्किंग हो रही है। बगैर जुराब की उनको बाकायदा पैंट पहन के अंदर जाने दिया जा रहा है, मोजे पहन के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, और साथ ही किसी भी तरीके की पर्सनल बिलोंगिंग, जैसा कि आमतौर पर देखने को पहले भी आया था कि आरोपी जो है वो अपने साथ मोबाइल फोन लेकर के जाते थे, खाने पीने का सामान अंदर मंगवा लेते थे, अंदर अक्सर पार्टियां हुआ करती थी। तो इन सारी चीजों को पूरी तरीके से खत्म किया गया है और ट्रेंड स्टाफ को इस बार अंदर भेजा गया है, क्योंकि चंपत राय ने बाकायदा जो चिट्ठी लिखी थी एसआईटी को, उसमें इस बात का जिक्र है कि वहां पर जो स्टाफ नोटों की गणना कर रहे थे दरअसल उनके पास कोई भी प्रोफेशनल स्किल्स नहीं थी। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बैंक ने इन स्टाफ की जो हायरिंग है वो आउटसोर्सिंग के तौर पर किया था और हाउस कीपिंग स्टाफ के तौर पर किया गया था, और उसके बाद अगर उनको ऐसे प्रोफेशनल और ऐसे इंपॉर्टेंट, ऐसे सेंसिटिव काम में लगाया गया था तो निश्चित तौर पर ट्रस्ट की बैठक के बाद जो सारे बदलाव होने शुरू हो गए थे उनको सब अब ऑफिशियली अमली जामा पहना दिया गया है। और अब ट्रस्ट को यह भरोसा है कि जो ट्रस्ट लोगों का टूटा था, यानी कि जो भरोसा टूटा था, वो इन बदलाव यही कर रहे हैं कि जो बदलाव किए गए हैं उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, ताकि जो भक्तों का भरोसा है आने वाले वक्त में लगातार मंदिर पर बना रहे और ट्रस्ट पर भी बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए, इस बीच चंपत राय की एक चिट्ठी से अयोध्या में हलचल पड़ गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज आज सुबह चंपत राय से मिलने तीर्थ क्षेत्र पहुंच गए हैं। यहां दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक बैठक चली। तीर्थ क्षेत्र में ही गोपाल राव भी मौजूद हैं, लेकिन वो इस बैठक में मौजूद नहीं थे। कल चंपत राय की 2 चिट्ठियां सामने आई। राम भक्तों के नाम लिखी चिट्ठी में उन्होंने एसआईटी रिपोर्ट के बारे में हर मुद्दे पर जवाब देने की बात कही है। वहीं एसआईटी को लिखी चिट्ठी में उन्होंने सारा ठीकरा अनिल मिश्रा और बैंक पर फोड़ दिया है। चंपत राय के इस्तीफे और इस्तीफे देने के बाद चंपत राय का जो बयान सामने आया, साथ ही जो एसआईटी को उन्होंने लेटर लिखा, इसके सामने आने के बाद आज सुबह सुबह कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज जी चंपत राय से मुलाकात करने के लिए अपने घर से निकलकर सुबह सुबह तीर्थ क्षेत्र भवन पहुंचे हैं। तीर्थ क्षेत्र भवन के अंदर चंपत राय रहते हैं और आज सुबह लगभग 7:15 बजे के आसपास गोविंद देवगिरी महाराज जो हैं वो आज तीर्थ क्षेत्र भवन पहुंचे हैं। चंपत राय यहां पर मौजूद है, चंपत राय से बातचीत की जा रही है, उनके साथ एक बैठक चल रही है। असल में चंपत राय ने जब इस्तीफा दिया, उस इस्तीफे के बाद गोविंद देवगिरी महाराज जो कि कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बयान भी दिया और अनिल मिश्रा की लापरवाही इस पूरे चंदा चोरी केस के अंदर उन्होंने बताई। हालांकि चंपत राय को लेकर उनकी जो बातें थी वो यही थी कि चंपत राय की इसके अंदर कोई लापरवाही नहीं है। चंपत राय से फिलहाल ये बैठक जो है चल रही है। असल में इस्तीफा होने के बाद चंपत राय ने कल अपना एक बयान जारी किया। उस बयान में ये कहा कि जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जब एसआईटी की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद मैं क्रमानुसार अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब दूंगा। और उसके बाद एक एसआईटी को लिखा हुआ लेटर भी चंपत राय का सामने आया, जिसमें चंपत राय ने एसआईटी को लेटर लिखते हुए कहा कि एसबीआई बैंक की पूरी जिम्मेदारी थी, एसबीआई बैंक ने एसओपीज को फॉलो नहीं करवाया। साथ ही जो एक एसओपीज का यानी कि जो दिशा निर्देश का एक लेटर बना था 2025 में, उसमें चंपत राय ने कहा कि उनके हस्ताक्षर नहीं थे, बिना उनकी जानकारी के सब कुछ हुआ और इसमें पूरी लापरवाही उन्होंने अनिल मिश्रा और साथ ही एसबीआई बैंक पर डाल दी। इस लेटर के बाहर आने के बाद सुबह सुबह गोविंद देवगिरी महाराज जो कि कोषाध्यक्ष हैं, उनका तीर्थ क्षेत्र भवन पहुंचना और यहां पर चंपत राय से उनकी जो बैठक चल रही है उसके क्या मायने हैं, इस बैठक के बाद पता चलेगा। और अब खबर मिर्जापुर से है, जहां बहुचर्चित जिम धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी इमरान खान की करोड़ों की 2 संपत्तियां जब्त हो गई हैं। पुलिस की टीम गाजे बाजे के साथ बरौंधा इलाके में इमरान खान के घर पहुंची और मुनादी कराने के बाद उसके घर पर कुर्की का नोटिस चिपका दिया गया। इमरान खान पर जिम की आड़ में धर्मांतरण, यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग का आरोप है। पुलिस इमरान समेत 10 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर उन्हें जेल भेज चुकी है। अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। कई आरोपियों ने जिला जज की अदालत में बेल दाखिल किया था। सभी की बेल अर्जी अब खारिज हो चुकी है। और विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, और क्या डिटेल मिल रही है इस मामले में?
प्राची, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर के दौरे पर हैं और उनके दौरे से ठीक एक दिन पहले मिर्जापुर पुलिस की और प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जिस तरीके से जिम में लड़कियों के साथ अश्लील वीडियो बनाना, धर्म परिवर्तन कराना, उनको ब्लैकमेल करना और तरह तरह के जो आरोप लगे थे, उसमें मिर्जापुर पुलिस ने मुख्य आरोपी इमरान खान की 2 प्रॉपर्टी जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है, कल वहां पहुंच करके मुनादी करवाई है। उसको गैंगस्टर एक्ट के तहत न सिर्फ सील किया है बल्कि वहां पर कुर्की का जो अभियान है वो भी पूरा कर लिया गया है, संपन्न कर लिया गया है। और दोनों ही प्रॉपर्टीज पे जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है, वहां पर पुलिस ने उस जमीन को अपने कब्जे में लेने के बाद जो बोर्ड लगता है, जो सील का बोर्ड लगता है, जो पुलिस की तरफ से दंडात्मक कार्रवाई की जानकारी दी जाती है, ये सारी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। और इससे पहले का डेवलपमेंट ये था कि इमरान खान समेत 11 आरोपियों ने इस मामले में अपनी बेल की जो एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन पुलिस ने जो ग्राउंड्स कोर्ट के सामने रखे, पुलिस ने जो बातें कोर्ट के सामने रखी, जो इन्वेस्टिगेशन का सच सामने आया था, वो कोर्ट में रखने के बाद इन सभी आरोपियों की जो बेल है उसको खारिज किया जा चुका है। यानी कि आरोपी इमरान खान समेत 11 आरोपियों को अभी भी पूरी तरीके से जेल में ही रहना पड़ेगा। और इनके द्वारा जो जिम चलाए जा रहे थे जिसमें इस तरीके का कुकर्म किया जा रहा था महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ, उस जिम को भी पूरी तरीके से सील करने के बाद इनकी और प्रॉपर्टीज को, इनके सरगना के जो साथी हैं उनकी और प्रॉपर्टीज को पुलिस चिन्हांकन कर रही है ताकि भविष्य में ऐसे गिरोह की और भी प्रॉपर्टीज को पूरी तरीके से कुर्क किया जा सके, राज्य सरकार में मिलाया जा सके। लेकिन अब तक की जो प्रॉपर्टी सीज की गई है उसकी कीमत 11 करोड़ रुपए से ऊपर बताई जा रही है, जिसको कि मिर्जापुर पुलिस और प्रशासन अपने तौर पर एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देख रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मिर्जापुर दौरा है और उससे पहले और पुलिस प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है जिसमें आरोपी की जो प्रॉपर्टी है उसको न सिर्फ कुर्क किया गया है बल्कि उनकी बेल एप्लीकेशंस को भी खारिज कराया है पुलिस ने कोर्ट से। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। पार्ट है, इसको भी जिला मजिस्ट्रेट मिर्जापुर। तो मिर्जापुर की तस्वीर आपके सामने है जहां डुगडुगी बजाकर नोटिस चिपकाया गया है। दरअसल जिम की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था, लड़कियों के साथ यौन शोषण के आरोप भी इमरान खान पर लगे थे, जिसके बाद इसकी संपत्तियों को कुर्क करने का काम पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया है। खबर बंगाल से, जहां पर नाबालिग रेप मर्डर केस के आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। पुलिस के साथ एनकाउंटर में नाबालिग से रेप मर्डर केस का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मारा गया है। इसके बाद प्रभास मंडल की मां ने उसका शव लेने से मना कर दिया है। उसकी मां ने कहा है कि उसके बेटे ने जो किया है उसकी सजा उसे मिली है, ना तो वो उसका शव लेंगी ना उसे देखने जाएंगी। पुलिस को शव जहां ले जाना है ले जाए। दरअसल पुलिस रात 12:45 पर प्रभास मंडल को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए ले गई थी। इसी दौरान प्रभास मंडल ने पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और इसमें प्रभास मंडल ढेर हो गया। प्रभास मंडल इस मामले में गिरफ्तार पहला आरोपी था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। सीसीटीवी में वो नाबालिग लड़की के लापता होने के पहले उसके साथ नजर आ रहा था। ये नाबालिग बच्ची 4 जुलाई को लापता हुई थी और उसे अगले दिन उसका शव तालाब से बरामद किया गया था। ছেলেকে যে মৃত্যু হলো তাতে আপনার কষ্ট হচ্ছে না? আমার কষ্ট, মার তো কষ্ট হবে, আমি সে কষ্ট দরকার নেই। ও যা কর্ম করেছে তাতেই গেছে আমার শান্তি। মানে ও যে নাবালিকার সঙ্গে যে অত্যাচার করেছে তাতেই ওর মৃত্যু হয়ে গেছে, ভালোই হয়েছে। আপনারা কি মৃতদেহ আনতে যাবেন? না, আমার কেউ যাওয়ার নেই, আমি যেতে পারবো না, মৃতদেহ আমি আনবো না। আমি তো বললাম আর আমরা দেখতে চাই না, একদম দেখতে চাই না। তোমরা ওখানে নিয়ে যেখানে গুদমে দেবে, কোথায় দেবে, ফেলে দেবে, কেউ যাবে না। प्रभास मंडल का शव अभी भी बारुईपुर के अस्पताल में रखा है, उसका पोस्टमार्टम होने जा रहा है। अस्पताल के बाहर कैसी सुरक्षा है ये बता रहे हमारे संवाददाता ओंकार। कल रात गोली लगने के बाद प्रभास मंडल को इसी बारुईपुर सब डिविजनल हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया, जहां पर उसे मृतक घोषित कर दिया गया। तो उसकी बॉडी फिलहाल बारुईपुर सब डिविजनल हॉस्पिटल में रखा गया है और काटापुकुर मॉर्ग भेजा जाएगा पोस्टमार्टम के लिए। हम लोग इस वक्त बारुईपुर सब डिविजनल हॉस्पिटल में मौजूद है और यहाँ पर विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। यहाँ पर जैसे कि कल देर रात जब प्रभास मंडल आईओ का पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान
पुलिस ने उनके ऊपर गोली चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा और गोली चलाने के बाद इसी बारुईपुर सब डिविजनल हॉस्पिटल पे प्रभास मंडल को लाया गया और प्रभास मंडल को लाने के बाद डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया। तो ये जो पूरी कहानी है, ये कहानी है कि जब रात के 1:45 बजे रिकॉन्स्ट्रक्शन किया जा रहा था पूरी घटना का, तो उसी दौरान प्रभास मंडल भागने की कोशिश किया, पिस्टल छीन लिया आईओ के पास से और उसके बाद पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी और जिस वजह से प्रभास मंडल, जो कि प्राय वन ऑफ द एक्यूज्ड है इस पूरी घटना में, उनकी मौत हो गई। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ये बड़ी खबर आ रही है और बारुईपुर रेप मर्डर केस में जो एक मुख्य आरोपी था प्रभास मंडल, उसका एनकाउंटर में मौत होने की खबर आई है और फिलहाल परिवार ने साफ कर दिया है कि वो शव को नहीं लेंगे। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी जब बारुईपुर गए थे तो उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और कहा था कि परिवार को जैसा और जिस तरह से इंसाफ चाहिए उस तरह से पुलिस के साथ साथ सरकार की ओर से भी उनको मदद दी जाएगी। लेकिन साथ ही इस पूरे मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक प्रभास मंडल था। इसके अलावा आनंद सरदार और साथ ही दिवाकर सरदार भी गिरफ्तार हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कल ही कहा था कि एक है जो चौथा जो आरोपी था गिरफ्तार नहीं हो पाया था। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कबीर मुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है, बशीरहाट से गिरफ्तार किया गया उत्तर 24 परगना से। तो इस तरह से 4 आरोपी इसमें अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक प्रभास मंडल बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज आया था जिसमें ये पीड़िता बच्ची नजर आ रही थी उसके साथ प्रभास मंडल ही था। अब बड़ी बात है कि जिस वक्त इस बच्ची की तलाश की जा रही थी सूर्यनगर इलाके में, उस दौरान प्रभास मंडल भी परिवार के साथ, स्थानीय लोगों के साथ बच्ची की तलाश कर रहा था और इसी दौरान यह पता लगता है कि वो भी इस कृत्य में शामिल था, जिसके बाद उसे पकड़कर स्थानीय लोग ले जाते हैं और आखिरकार पुलिस उसे लोगों से छुड़ाकर गिरफ्तार करती है। तो पहली जो गिरफ्तारी हुई थी यही प्रभास मंडल की हुई थी, जिसके बाद लगातार पुलिस ने जब सर्च किया तो पता लगा इसमें एक और मुख्य आरोपी था जिसका नाम है आनंद सरदार, जो पुलिस की कस्टडी में है। दिवाकर सरदार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और चौथा जो आरोपी है जिसका नाम कबीर मुल्ला फिलहाल बताया जा रहा है, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे बशीरहाट नॉर्थ 24 परगना से गिरफ्तार किया गया है। और बंगाल में रेप मर्डर केस के आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। एनकाउंटर में प्रभास मंडल मारा गया है। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान यह एनकाउंटर हुआ है। पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश प्रभास मंडल कर रहा था और इसी दौरान प्रभास मंडल को गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। बड़ी बात यह है कि प्रभास मंडल के परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया है, इसलिए अस्पताल में इस वक्त प्रभास मंडल का शव है जिसका पोस्टमार्टम करने की तैयारी की जा रही है। और अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र के ठाणे से है, जहां अस्पताल में मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट का आरोप शिंदे गुट के कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे पर लगा है। रमेश म्हात्रे अपने सहयोगियों के साथ अस्पताल पहुंचे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनकी अस्पताल कर्मचारियों से कहासुनी हो गई और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि कॉर्पोरेटर ने चेंबर में घुसकर डॉक्टर, नर्स और अस्पताल कर्मचारियों की पिटाई कर दी, जिससे पूरे कमरे में अफरा तफरी मच गई। कॉर्पोरेटर और उसके सहयोगियों ने महिला कर्मचारियों के साथ भी धक्का मुक्की की और मारपीट की। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अस्पताल में मारपीट की इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कॉर्पोरेटर अस्पताल में मारपीट करता हुआ साफ नजर आ रहा है। जब कुछ नर्सों ने मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश की तो कॉर्पोरेटर के सहयोगियों ने मोबाइल छीनने की भी कोशिश की, जिसके बाद वो रोती हुई नजर आई। मारपीट के बाद अस्पताल कर्मचारियों में गुस्सा है, वो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के बाद कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। और हमारे साथ साकेत जुड़ गए हैं। साकेत, फिलहाल क्या जानकारी मिल पाई है, आखिरकार क्यों इस तरह की हरकत की गई है नेता की ओर से, और क्या सरकार की ओर से इस मामले में कोई दखल देने की बात या फिर कुछ संज्ञान लिया गया है? हम साकिब से फिर से जुड़ेंगे, शायद उनको मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि ये वो आप तस्वीर देख रहे हैं जिस वक्त ये पूरा हंगामा हुआ था, उस वक्त ये वीडियो बनाया गया। जो नर्स वहाँ पर मौजूद थी वो इससे काफ़ी ज़्यादा आहत हुई हैं। बताया जा रहा है कि मामला किस तरह से शुरू हुआ, कॉर्पोरेटर पहुंचे और कॉर्पोरेटर ने वहाँ पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया और उसके बाद मारपीट भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया दौरे पर हैं और प्रम्बानन मंदिर में दर्शन किए हैं। दर्शन के बाद पीएम मोदी क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। जिस प्रकार से आपने बारीकी से इसका प्लानिंग किया,
एग्जीक्यूशन किया, एक मित्र के नाते इतने शानदार स्वागत के लिए, इतनी आत्मीयता के लिए मैं भारत के 140 करोड़ नागरिकों की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से मेरी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद दिया है राष्ट्रपति इंडोनेशिया के सुबियांतो का, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के दौरे पर गए थे और आज का दिन बहुत अहम था क्योंकि इंडोनेशिया में मौजूद सबसे बड़े मंदिर कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। यहां पर भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु की मंदिर है और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी वास्तुकला है वो पूरे दुनिया में मशहूर है और ये यूनेस्को साइट भी है। अब भारत यहां पर इंडोनेशिया के साथ मिलकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए करार किया है। और देखिए, एक बार फिर से आपको बता दें, महाराष्ट्र की वो खबर जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ठाणे में अस्पताल में मारपीट का मामला सामने आया और ये मारपीट किसी और ने नहीं बल्कि आरोप शिंदे गुट के कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे पर लगा है, जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अस्पताल के कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। दरअसल पहले कोई कहासुनी होती है और उसके बाद वो मारपीट शुरू कर देते हैं, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद भी हो गई हैं। साकेत मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साकेत, अब बताइए, शिंदे गुट का ये कॉर्पोरेटर है, इतनी हनक है सत्ता की कि अस्पताल में दाखिल होता है और नर्सेस के साथ और अस्पताल के जो कर्मचारी हैं उनके साथ मारपीट करता है। क्या कार्रवाई अभी तक की है पुलिस ने? देखिए, शास्त्री नगर अस्पताल की ये पूरी घटना है। केडीएमसी के अंतर्गत ये अस्पताल आता है, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, और जो शिकायत डॉक्टरों ने दर्ज कराई है उसके आधार पर जो कल्याण पुलिस है उसने इसमें मामला दर्ज करते हुए आरोपी बनाया है रमेश म्हात्रे को। हालांकि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज सुबह भी वो मीडिया से बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले भी हमारी जब बात हो रही थी तो उनका ये दावा है कि एक पीड़ित महिला और एक लड़की उनके पास आई थी। उन्होंने अपनी शिकायत बताई थी कि डॉक्टर उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, इलाज को लेकर कोई परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से अस्पताल में उन्होंने 2-3 बार फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन करने के बावजूद जब डॉक्टरों का कोई रिस्पांस नहीं आया तो उनका ये दावा है कि वो सीधा अस्पताल पहुंच गए और अस्पताल में जाकर उन्होंने वहां पर मारपीट शुरू कर दी। इस मामले में रमेश म्हात्रे, अगर आप देखें तो उनका बैकग्राउंड पहले से भी इसी तरीके का रहा है। कई ऐसी घटनाओं में उनका नाम पहले भी सामने जो है वो आ चुका है। और कल्याण डोंबिवली के स्पेसिफिक बेल्ट की अगर आप बात करें तो शिंदे गुट के कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे कॉर्पोरेटर हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि इसे गढ़ माना जाता है। इसी इलाके से जो श्रीकांत शिंदे हैं वो सांसद हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस नगर सेवक पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, क्योंकि अभी भी जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, वो अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि जो भी उन्होंने किया है, डॉक्टर्स के साथ जो भी किया है वो बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह पर अपने आप को सही बता रहे हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे क्या कार्रवाई करते हैं अपने नगर सेवक के ऊपर, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। पुलिस जो है वो केस दर्ज कर चुकी है, लेकिन कॉर्पोरेटर है। अब कॉर्पोरेटर को अधिकार किसने दे दिया कि अगर कहीं अन्याय हो भी रहा है तो वो खुद कानून अपने हाथ में ले लें और मारपीट शुरू कर दें, और फिर हनक ऐसी है, अकड़ ऐसी है कि मीडिया के सामने आकर अपने आप को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। अब देखना है इनकी गिरफ्तारी कब होती है। शुक्रिया साकेत तमाम जानकारी के लिए। और मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। अमेरिका ने ईरान पर भयानक हमला किया है। ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया गया। खामनेई के अंतिम विदाई के बीच अमेरिका ने यह हमला किया है। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने भी काउंटर अटैक करके बहरीन और कतर में अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया है। आपको बता दें, अमेरिका का कहना है कि कार्रवाई हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे 3 जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई है। अमेरिका ने इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। एयर स्ट्राइक में एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रडार, एयरशिप मिसाइल सिस्टम, ड्रोन लॉन्च साइट्स समेत IRGC की 60 से ज्यादा मिलिट्री बोट्स को निशाना बनाया गया। खामनेई की अंतिम यात्रा के बीच हुए इस हमले के बाद ईरान ने भी काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि ईरान ने कल स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कतर के तेल टैंकर को निशाना बनाया था, जिसके जवाब में अमेरिका ने ईरान पर यह हमला किया है। अब अमेरिका ने ईरान की बंदर अब्बास, केशम द्वीप और सिरिक के आसपास मौजूद कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। बंदर अब्बास में शहीद हक्कानी पोर्ट पर भी हमला किया गया। बता दें कि अमेरिका इससे पहले भी बंदर अब्बास, केशम द्वीप और सिरिक पर हमला कर चुका है, लेकिन अमेरिका हर बार यहां हमले क्यों करता है ये समझ लेना भी आपके लिए जरूरी है।
सिरिक हॉर्मुज के किनारे बसा शहर है। यहाँ से ईरान समंदर पर नजर बनाकर रखता है। केशम आइलैंड फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी लोकेशन इसे खास बनाती है। केशम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है और उसके बीच में पड़ता है। इसे ईरान की समुद्री सुरक्षा का अहम केंद्र भी माना जाता है। वहीं बंदर अब्बास की बात करें तो ये ईरान के सबसे बड़े पोर्ट में से एक है और यहाँ पर सबसे बड़ा नेवी का अड्डा भी है। IRGC यहीं से समुद्र में अपनी कार्रवाई को करता है। अमेरिका ईरान के बीच जंग भीषण होती जा रही है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने कतर, बहरीन समेत 85 ठिकानों पर हमला किया है। IRGC का दावा है कि उसने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है और अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया है। ईरान के मुताबिक जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें बहरीन में अमेरिकी 5वें बेड़े का ठिकाना, सलमान पोर्ट और कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस शामिल है। हालांकि अमेरिका ने अब तक किसी भी हमले का दावा नहीं किया है। बहरीन के बाद ईरान ने कुवैत पर भी बड़ा हमला किया है। ईरान ने कुवैत में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। IRGC का कहना है कि उसने कुवैत में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है, तो वहीं पर कतर की तरफ से कहा जा रहा है कि उसने सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया है। कुवैत में लगातार सायरन बज रहे हैं और एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करके रखा गया है। अमेरिकी हमले के बाद तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने अमेरिका पर समझौते की 5 शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका लगातार समझौते का उल्लंघन कर रहा है। गालिबफ के मुताबिक अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान के अधिकारों में दखल दिया, लगातार सैन्य हमलों की धमकी दी, ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध फिर से लागू किए, दक्षिणी ईरान पर एयर स्ट्राइक की और लेबनान में जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया। अमेरिकी हमले के बीच इराक के नजफ में खामने की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए हैं। इराक के नजफ के बाद करबला में अंतिम दर्शन के बाद उनके पार्थिव शरीर को ईरान के मशहद शहर ले जाया जाएगा, जहां उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। तो वहीं पर अमेरिकी हमले में मारे गए खामने के परिवार के सदस्यों के शव इराक के करबला पहुंचाए गए, जहां उन्हें दरगाह में अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। और अब बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया है। तेंदुए ने रात के अंधेरे में डिलीवरी करने जा रहे बाइक सवार पर अचानक से हमला कर दिया। हमले के बाद तेंदुआ जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ा, बाइक सवार अपनी जान बचाकर वहां से दौड़ता हुआ भाग गया। तेंदुए के अटैक की तस्वीरें भी CCTV में कैद हो गई हैं। CCTV में बाइक सवार जैसे ही आगे बढ़ता है उसे तेंदुआ नजर आता है। वो बाइक सवार जब तक कुछ समझ पाता है, इतनी देर में तेंदुआ उस पर हमला कर देता है। बाइक सवार की किस्मत अच्छी थी कि वो बाल बाल हमले में बच गया। हमले के बाद तेंदुआ अगर भागते हुए एक मकान के बाथरूम में घुस गया। सूचना मिलते ही कनाड़िया पुलिस और वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। तो ये तस्वीर आप देखिए कि डिलीवरी बॉय जैसे ही जाता है, सामने से तेंदुआ नजर आया, वो रुक गया। उसके बाद तेंदुआ उसके ऊपर झपटता है। गनीमत रहे कि वो वक्त रहते बाइक छोड़कर हट जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है।